अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान जो कि हमारे इस्लामाबाद से हैं, बट पता नहीं क्यों इत्तेफाक नहीं हुआ उनसे पहले गुफ्तगू करने का। आज फाइनली हमारा मौका आ ही गया है। ज़ैद जसवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी मुज़म्मिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ, आई थिंक टाइमिंग मैच कर गई बिकॉज वी नो दैट यू हैव एन एल्बम कमिंग आउट एज वेल। Yes. यू नो आई थिंक थैंकफुली वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट एज वेल। Of course. थोड़ा सा मुझे बताएं, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट इट ऑफ, व्हाट्स द एल्बम अबाउट, व्हाट्स गोइंग ऑन? Yaar, so basically, the album is about love, and that's what I think needs to be talked about more as well, and that's what I talk about mostly as well. मेरी पिछली album आई थी 2017 में, Right. called ना भुलाना, and उसके बाद एक लंबा गैप हो गया काफ़ी because I started, उसके बाद कॉन्सर्ट शुरू हो गए, started acting in the middle on television, started doing अच्छा, I didn't OSTs. know about that. हाँ, मैंने ये किधर हुआ 2 था? ड्रामाज भी किए हैं बीच में। Really? हाँ, we will come back to that. Okay. And so मैंने 2 ड्रामास भी बीच में कर लिए, फिर मैं कॉन्सर्ट्स के साथ बिजी था। फिर for a musician it's very easy to get distracted, especially regarding when it comes to an album, because आप एल्बम का नाम सुन के ना इधर वैसे भी लोग कहते हैं, घबरा जाते हैं कि यार एल्बम कर रहे हो, क्या ज़रूरत है, सिंगल्स निकालो। तो वो आप फिर हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद कंसिस्टेंसी जिस तरह की आपकी है, जो फ्लो चल रहा है, आप गाना निकाल देते हो। बट फॉर मी आई फील लाइक last year played a huge part for me to be able to in a position where I am today. बड़ा अजीब मुश्किल साल था मेरे लिए। आई एम श्योर हर एक के लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बट यू नो हर कोई कहता था 2020 इज़ गोना बी माय ईयर। आई एम श्योर यू यूज्ड टू थिंक दैट एज वेल। तो मैंने बहुत सी चीज़ें सोची हुई थी, बहुत से प्लान्स थे, टूर्स लाइंड अप थे, तो वो एकदम से सब ख़त्म। आई बिन परफॉर्मिंग फॉर मोर देन अ डेकेड ऑन स्टेज, तो एकदम से लाइव शोज़ ख़त्म हो गए, परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक वीडियोस, कॉन्सर्ट्स। अच्छा, लाइव शोज़ का मैंने सुना है कि जो आर्टिस्ट होते हैं, इट्स लाइक एन एडिक्शन, इट्स लाइक एन, इट्स दैट फीलिंग, इट्स अ रश। Muzammil, it's like, no, you don't know anything else, na? Like, if you're an artist, if you're a musician, if you're performing on stage, that's the only thing that drives you, right? So I feel like if I'm not on stage, where do I belong, right? Right. So you get lost. Yeah. And it's a feeling that you don't want to feel. You connect with the audience in a way that, I mean, वो आप सोच नहीं सकते कि जो फीलिंग है, जो रश है, वो एक डिफरेंट एनर्जी होती है, एक डिफरेंट वाइब होती है। तो लास्ट ईयर इतना मुश्किल था कि मैं म्यूज़िक नहीं कर रहा था। बहुत से लोगों ने कहा यार इट्स अ ग्रेट टाइम for creative people, for artists to just you know, back and there's so much, but they're like, there's so much time, you should write a whole album, and you know, painters paint कर रहे हैं, musicians ये कर रहे हैं, जो लोग खाना पकाते हैं वो घर से। But you know, I for some reason was so paranoid in my own head, and so in a sort of a way with the whole thing, you know, the whatever was happening around us was so just closed off कि मुझसे उसमें लिखा भी नहीं जा रहा था। I had zero inspiration. I wasn't happy. I was so worried for my family, for my parents. मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा था। So I feel like वो मेरे लिए जो इंस्पिरेशन थी, मैं ये किसी को उस दिन भी बता रहा था कि फॉर मी इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। इफ़ यू मीट द पीपल यू लव, योर फ्रेंड्स, योर लव्ड वंस, you're happy, you spend time with you, उसी से आपकी इंस्पिरेशन आती है। आप उसी से चीज़ें गैदर करते हो, लिखते हो, सोचते हो, एनर्जी आती है और आप इंजॉय करते हो और आप उसको फिर अपने लफ्ज़ों में लिखते हो। जब आप क्लोज्ड ऑफ हो एक घर में, एक कमरे में, तो आप कैसे लिखोगे, कैसे आपका दिल खुश होगा, कैसे आपका दिल भी चाहेगा कुछ करने को। तो मैं बहुत, आई फील लाइक आई वेंट थ्रू अ रियली टेरेबल टाइम। सॉरी मैं इतना इसको सैड डिप्रेसिंग कर रहा हूँ, नहीं, but it's true. Like, that's what everybody I went through it. Yeah. So I think this year I really gathered myself together because of last year. I started pushing myself. I rediscovered kind of myself, sat down, thought about it a lot, and just went with the flow. Started meeting my friends, started interacting more, started living in the moment more, which last year has taught most of us. And you know, I started feeling like this is it. This is what I have to do, and this is what I do. And if I have to, you know, survive or I have to push through,
I have to work on myself, like in a way that I have to start writing again, I have to start making music again, start going back into the studio again. तो बस फिर मैं I started writing this year, started working on some new melodies, new music, and when things became a little more easier, it was just थोड़ा दिल भी खुला, दिमाग भी खुला, थोड़ा सा I felt like I was a little relieved, started working out again, and I got to a point where I finished 8 to 9 songs, and I just felt like 9 is a good number, and that's where I stopped. So I ended up here, and now I have 9 new songs which are ready to be released very soon. I'm just working on the final touches. There's a lot of things that you have to do as an artist in Pakistan, yourself as well, apart from making music. Working on the pre and post, production and promotion and artwork, and so just getting all things lined up. And inshallah, I'm hoping that before this year ends, the album is going to be out everywhere on all the social platforms. Are there any collaborations that we can expect? None right now. Okay. Not that I didn't want any. I just felt like I just got into the studio myself and I started recording, started writing at my own pace. But I feel like now I am in a position where maybe not this album, but I'm just going to do some independent songs, singles with a lot of people. I love collaborations. I worked with a couple of musicians last year as well, before that as well, on a single. And I love when people get together and people can together put their input in and make a song and make something click, which you maybe can't do it all by yourself. So I would love to, and if someone wants to collaborate as well, like someone who's just starting music should hit me up, and I would love to collaborate as long as we're on the same wavelength, and we're thinking on the same kind of a theme that we want for the song, or whatever that we're doing. Sounds good. Yeah. थोड़ा सा मैं conversation को पीछे लेकर जाऊँ. Yeah. And I want to have an understanding of from high school, where did you graduate from, and what was your thought process in terms of what you want to do in your life, right? Because this is a very unconventional path that you've taken in a Pakistani society. Yeah. कि जी मैंने आर्ट फॉर्म में जाना है, मैंने म्यूज़िक में जाना है, मैंने इसको करियर बनाना है. पर्टिकुलरली उस टाइम के ऊपर कहा ही जाता था कि यार ठीक है अभी तो आई विल सॉल्व फन एंड गेम्स, बट व्हेन यू आर 30 एंड you're older, the glamour dies down and all of that, and you have to pay the bills. Have something sustainable. And now you're basically there where you're there, you're settled, and you have alhamdulillah a good understanding of how all of this works. Yes. And so you've made it, right? Going back there, just trying to understand कि उस वक्त जब आप इस साइड को देख रहे थे तो ये डिसीजन कैसे हुआ, क्या हुआ, what was the process? यार growing up तो आप सोचते नहीं हो ना ज़्यादा, तो अब तो मैं सोच रहा हूँ. तो अभी आप जब मुझे कहोगे कि think back and ये वो, लेकिन उस वक्त to be honest, मैं अभी I was just talking to my mother and मैं उनको बता रहा था, मेरा एक छोटा nephew है, वो कनाडा में रहता है, तो वो स्केटबोर्डिंग सीख रहा है. और मैं बचपन में ना स्केटबोर्ड अपनी गली के ऊपर, हमारी गली यूँ स्लोप में होती थी, G9 में हम रहते थे, तो यूँ गली होती थी, तो हमारा एक स्केटबोर्ड अब्बू ने लेके दी थी, एंड we're 6 brothers माशाल्लाह, कज़न्स भी होते थे. सो वी यूज्ड टू ऑल टेक टर्न्स ऑन दैट वन स्केटबोर्ड. हम गली के ऊपर स्केटबोर्ड यूँ रखते थे, उस पर खड़े होते थे और सीधा स्लोप में नीचे जाते थे, स्पीड ब्रेकर भी आता था, यूँ गुजरते थे, एंड फियरलेस, आप सोचते ही नहीं हो. अब वो मुझे आप कहोगे ना कि अभी सिर्फ सीधी रोड पे स्केटबोर्ड करके दिखा दो, मैं आपके सामने 10 दफ़ा गिरूंगा और सोचूंगा शुड आई गेट ऑन इट और नॉट. तो बात यह कहने की कि उस वक्त जब आप when you're in your teens, you're young, you don't think much, you're fearless, you just want to go for whatever you've dreamt of. And तो उस वक्त I think I started doing music at a very early age. Actually मैंने बहुत ही इंटरव्यूज़ में भी कहा है, but I'll say it here as well. When I was 3 years old, मेरी जो आपको स्कूल का रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो when I graduated from my nursery, my mom still has it. वो रिपोर्ट कार्ड still says, वो जो प्रिंसिपल कैन में रिमार्क्स होते हैं, it says they don't talk about my academics, which I was also good at, but the principal remarks were your child is full of music. अच्छा. At 3 years old, right. तो कुछ तो very natural, yeah. So I think it was something that was naturally और वो मेरे पेरेंट्स की तरफ से ही आया होगा, बिकॉज वैसे तो मेरे पेरेंट्स अपने प्रोफेशंस में और अपनी चीज़ों में बिल्कुल busy हैं और डेडिकेटेड हैं, बट आई फील लाइक जो
आवाज़ और जो कान अच्छा होना या सुर होना, इवन दो दे नेवर सिंग इन फ्रंट ऑफ अस, बट आई एम श्योर वो उन्हीं से मिला है। तो एट अ वेरी यंग एज, आई थिंक 14 का था जब मैंने पहली दफ़ा EP को ओपन किया था। आई वाज स्टडिंग, मैं असास में पढ़ता था, एंड वहीं पे हमारे स्कूल के ये जो प्रेसिडेंट वाली बॉडी होती है ना, सारे इलेक्शंस के बाद मिल के एक कॉन्सर्ट कराया नेशनल लाइब्रेरी में EP का। अच्छा, इट वाज वन ऑफ दोज फर्स्ट कॉन्सर्ट्स इन इस्लामाबाद EP का, एंड आई ओपन फॉर देम। वो उस वक्त एक एक्साइटमेंट होती थी यार कि एक गाना भी मिल जाए ना किसी कॉन्सर्ट पे तो बजा देंगे। तो आई थिंक दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड एट द एज ऑफ 14, एंड फिर उसके बाद फिर जिस तरह CJ था, फिर ओपन एयर थिएटर था, फिर कितनी अंडरग्राउंड इवेंट्स थे। वेरी गुड सीन एट द very good underground scene. And there are a lot of bands and young musicians who actually had venues on the weekends. हम weekend पे पार्टी नहीं करते थे, या ये नहीं सोचते, हम कहते थे weekend पे किधर कोई गिग हो रहा है, musicians किधर हैं, mostly CJ में ही होते थे, which I miss the most. I even remember a time जब हम CJ में, मैं उस दिन बता रहा था कि CJ में there was a time when मैंने CJ का वो ऊपर वाला फ्लोर आप बुक करते थे, तो वो मैंने एक CJ में वो ऊपर वाला फ्लोर लिया, एंड वो 50 रुपीज़ का टिकट बनाया, पेन से लिखा, उसी की फ़ोटो कॉपीज़ कराई, और देन वी सोल्ड दोज टिकट्स विद कपल ऑफ फ्रेंड्स एंड व्हाटएवर, एंड दैट्स हाउ वी यूज्ड टू। फिर बड़ा अरसा मैंने पेपर माइक्रोफोन, एक छोटा सा कैफ़े था F6 में, उधर मैंने बैठ के आई यूज्ड टू जस्ट सिट देयर एंड सिंग, लाइक फॉर द ऑडियंस. And it was all, obviously, we were not getting paid, we're not getting like charging anything to any कोई restaurants या customers या किसी से भी हम खुशी खुशी हर जगह जाके opportunity ढूंढते थे, because you were feeling it, because we were excited, we were young, we were just happy that we had the opportunity to sing at that point and be at places where there were people. But then मैंने एक play होता था, उसके opening में, वो curtain खुलने से पहले भी मैं पूरा जो इस्लामाबाद का play का run था वो 20 दिनों का, उसमें मैं perform करता था. I was like the opening act. तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैंने की अपने 8th 9th ग्रेड में, O levels में. दैट्स व्हेन माय फर्स्ट सॉन्ग केम आउट यहीं, एंड देन तेरे बिन केम आउट. So तेरे बिन is that old? Yeah, तेरे बिन is very old. तेरे बिन A levels में जब मैं था तब आया था. So उसका कोई redone version बाद में आया था? बस फिर तेरे बिन था, फिर I did that a few years later in Coke Studio, but then a few years later got picked up for another movie in Bollywood. So I mean, that was one of those songs which just became sort of the Jai Jaiswal anthem. Yeah, I mean, I guess आप बहुत चीज़ें करते हो ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें या कुछ मेलोडीज़ या कुछ गाने होते हैं जो कनेक्ट कर जाते हैं लोगों के साथ. वो आई थिंक इट वाज अ लकी सॉन्ग फॉर मी दैट इट वाज जस्ट गिवन, लाइक उसकी रीबर्थ हुई 3 दफ़ा, and I was lucky enough to, and when I still, अभी भी मैं concerts पे when I perform it or when I sing it live, doesn't matter what age group, कितने लोग हैं, everyone sings it back to me. So it's one of those songs. Right. But coming back to your question, starting at an early age was because opportunities मिली, school में भी teachers ने बहुत support किया. I had really loving, really supportive teachers. Parents ने बहुत support किया. Obviously I had Yasir bhai, Umair bhai, who were also musicians at that point. Umair bhai still is, Yasir bhai अब कम करते हैं. But Irtash उनका band था, कयास उमैर भाई का था. Back then उमैर भाई का बैंड का नाम सिल्वर स्मोक होता था. तो हम हर गिग्स, जितने गिग्स होते थे इस्लामाबाद में, जितने स्कूल्स में, like these are for people, for older people in इस्लामाबाद के, वो समझ जाएंगे, फॉलोइंग वाले बैंड्स हैं. ये वो हैं जो कि बड़े वो, अच्छा ये वो वाले बैंड्स हैं जिनकी, और भी 5-6 बैंड्स थे, बहुत ज़्यादा बैंड्स थे. सैटर्न था, और भी काफ़ी बैंड्स थे. वो जितने कोवन था, मतलब जितने बैंड्स थे उनकी अपनी एक फ़ैन बेस होती थी, और वो अलग अलग फ़ैन बेस होती थी, और वो उन्हीं को सुनने हर जगह आ जाते थे. और एक क्रेजी हेड बैंगिंग सीन होता था. मुझे याद है मैं यासिर भाई के लिए गानों पे खड़े होकर जब हेड बैंग करता था, पूरी रात मेरी गर्दन में दर्द रहता था. वो एक वाइब ही डिफरेंट थी, और वो एक्साइटमेंट ही अलग थी, जो अब वो नहीं है. आई फील लाइक अंडरग्राउंड सीन में अब वो बहुत कमर्शियल हो गया. आई फील लाइक पाकिस्तान, इस्लामाबाद एज अ सिटी जो है ना, वो कमर्शियल हो गया. इस्लामाबाद वाज नॉट, छोटा सा शहर था ना, एंड सो इट हैड अ वेरी, वो लोग ज़माने में कहते थे शहर का कोई कल्चर नहीं है. ये इस्लामाबाद का बड़ा क्लियर कल्चर था. मुझे आज लगता है कि अब इस्लामाबाद शायद कल्चर लूज कर चुका है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इनफ्लो, इमिग्रेशन. बात ये है कि हाँ, बड़ा हो गया ना शहर. आई फील लाइक वो जो एक छोटे होने में उसका एक वो फ्लेवर था ना, कि क्वाइट सी जगह है,
लोग निकलते हैं, हाँ यार हम जल्दी सोते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी जो अर्ली इवनिंग्स एंजॉय करते थे, हमारे लिए वही हॉट स्पॉट, वही हॉन्टेड हिल, वही पान कॉर्नर, वही गोल मार्केट, यू नो दैट वाज इट. You know, and it was a very shared experience across all Islamabad. Bro, because we've grown up at the same time, obviously. वही मैं आपसे इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी कह रहा था कि we haven't hung out enough, but obviously I know everything that you've done professionally and work-wise because growing up, we've grown up at the same time. और आपको पता होता है कि आपके दोस्त, आपके लोग इर्द गिर्द क्या करें. और इस्लामाबाद was such a small city, so our experiences are shared. You know, ये तरह नहीं है कि मैं कोई कहूँ कि यार मैं बचपन में TRP का रोल पराठा खाते थे और आप कहोगे नहीं TRP क्या है, you know? तो हमें पता है कि TRP क्या है. Have you heard of the TRP song? No, I haven't. There's this kid, this crazy kid. उसका पहला गाना है. It's an entire rock song on TRP. ठीक है. I would love to listen to it. It was trending on the way that I discovered it. Spotify पे indie पाकिस्तानी playlist. Spotify की जो अपनी playlist. It's about the TRP रोल पराठा. TRP रोल पराठा. F10 वाला. F10 वाला सर. Okay. उस पे नंबर 3 पे वो रैंक कर रहा था गाना, और फिर मैंने आके इसका वीडियो देखा. इट हैज अ म्यूजिक वीडियो एज वेल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कूल. या सो दैट एंटायर थिंग वाज देयर. बट देन सो ए लेवल्स आपने असास से किया? Yeah, Asas se kiya. I switched a couple of schools, but then and came back to Asas. Growing up, I was in this other school, IPS, International Progressive School. Right. तो वो F8 में होता था. I have really fond memories of that place. Sadly, it's not there anymore. Right. But yeah, then I graduated from Asas. Asas was also like a tuition center where पूरा इस्लामाबाद आता था. सुबह जिधर भी पढ़ लो, शाम को उधर ही होता था. तो मैं स्कूल भी उधर था, ट्यूशंस में भी उधर होता था, A levels में. Right. What year was this? Around, I think 2010. 2009, 2010. And फिर उसके बाद I took a gap year. Didn't have a sense of, क्योंकि जब आप आर्टिस्ट होते, इस पर अच्छा हर बच्चा A levels के बाद या A levels में थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि इतनी यूनिवर्सिटीज़ आपके ऊपर हर तरफ से आ रही होती है कि इधर एडमिशन ले लो, इधर ले लो, इधर अप्लाई किया, इतना कॉम्पिटिशन, इतना स्ट्रेस. फिर अगर आप आर्टिस्ट हो ऑलरेडी, आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि यार मैंने अब म्यूज़िक करना है, कि मैंने अब एक्टिंग करनी है, कि मैंने अब और पढ़ाई करना है, और किसी और मुल्क चले जाना है 4 साल के लिए. तो आई थिंक वो मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि मैंने कहा थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, सांस लेता हूँ और म्यूज़िक करता रहता हूँ. 1 साल ऑफ लिया. माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव. उसके बाद फिर आई स्टम्बल्ड अपॉन ऑब्वियसली एक्सटर्नल लंदन की डिग्री जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की. enrolled in that, went to UCI and studied there. And obviously it helped me in a way because I got one of the, I feel like it's a very prestigious degree. Obviously it's from University of London. Started with economics, but then ended up doing IR because I'm really bad with numbers. You're an IR graduate. Yeah. That is so odd. पता क्यों? I'll tell you why. मैं बताता क्या. मैं O levels तक मैथ में बहुत अच्छा था. O level के बाद मेरी मैथ बहुत माठी होगी. अच्छा, ये मेरे साथ भी हुआ था. O levels में पढ़े बगैर 97 हाँ, में. उसके बाद समझ नहीं आया क्या चल रहा है. मैथ की समझ नहीं आ रही थी. पता नहीं क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस करना छोड़ दी थी जिंदगी में. Obviously you started your early, I don't know if your fans or followers know that you had LOL Studio at that point, and you know you started making those videos as well. So हम जब distracted हो गए ना कि हमने वो भी करने और हमने social events भी करने हैं, हमने elections भी लड़ने हैं, तो वो I think वो practice मैथ की ख़त्म हो गई और वो मैथ फिर stressful लगने लग गया. तो वो मैथ मैंने ड्रॉप किया अपनी यूनिवर्सिटी में, एंड मैंने कहा ये मुझसे नहीं हो सकता. फिर इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो जब आ गए, उसमें भी नंबर्स थे, मैं और स्ट्रेस हो गया. मैंने कहा यार ये म्यूज़िक भी कर रहा हूँ, थिएटर भी कर रहा था, एक्टिंग इस्लामाबाद में. तो मैंने कहा ये मुझसे नहीं हो सकता. स्विच टू IR एंड देन इवेंचुअली ग्रेजुएटेड इन IR. टू आंसर योर क्वेश्चन व्हाई, बिकॉज it happened because IR is mostly just about writing. Right. And if anything, I feel like I'm good at writing. मैं किसी भी चीज़ पे लिखवाना शुरू करो, मैं कुछ लिखता रहूँगा, और उसमें यह है कि आप कुछ एक्स्ट्रा भी लिख दो, मार्जिन होता है. नंबर्स में आप नंबर्स तक ही रहते हो, ना ज़्यादा ना कम, राइट. तो वो IR इसीलिए हो गया क्योंकि अल्फाज का चुनाव अच्छा था मेरा. And it's usually more analytical, right? So you can just sort of maneuver through and things. it's more like general knowledge as well. और अगर आप अखबार पढ़ते हो या न्यूज़ देखते हो और अपने वालिद के साथ बैठते हो या भाइयों के साथ बैठते हो, तो आपको पता है दुनिया में क्या चल रहा है. तो इट्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड यू नो इंटर व्हाटएवर, लाइक दुनिया किस तरह आगे चल रही है, क्या सिक्योरिटी सिस्टम्स आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें, पब्लिक पॉलिसी क्या है, ये तो वो आई थिंक चीज़ें आप वो खबरों से भी ग्रास्प कर लेते हो. फिर अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो तो आप गुजारा कर लेते हो, और अगर आप ऑब्वियसली डिस्टिंक्शंस लेनी है फिर तो आपने बहुत पढ़ना है. बट इफ़ यू जस्ट वांट लाइक यू नो लाइक गो थ्रू इट, या तो एटलीस्ट आपकी जनरल नॉलेज भी काम आ जाती है. तो आई फील लाइक वो दैट हेल्प मी अ लॉट. एंड ऑब्वियसली आई हैड ग्रेट टीचर्स हु हेल्प्ड मी ऑन द लास्ट डे बिफोर एग्जाम्स एज वेल. माई प्रिंसिपल वाज ऑसम. शी न्यू दैट आई वाज परसुइंग माई करियर एज वेल, सो शी वाज ऑलवेज लाइक गिविंग मी नोट्स एंड एक्स्ट्रा पढ़ा रही होती थी.
नोट्स देती रहती थी. अच्छा, वेरी कूल. बिकॉज़ पाकिस्तान में तो वो यही होता है कि मैं आई वाज डूइंग कंटेंट एंड आई वाज वर्किंग एट द वर्ल्ड बैंक एज वेल. और माय यूनिवर्सिटी वाज जस्ट लाइक यार ये सब ड्रामा है, पढ़ाई करो. लाइक सो दैट्स प्रीटी कूल कि यूनिवर्सिटी इतनी प्रोग्रेसिव थी कि द प्रिंसिपल वाज एक्चुअली वो बड़े द फैक्ट यार आपका एक करियर है और करियर पे आपको नहीं वो सपोर्ट सिस्टम बड़ा ज़रूरी है ब्रो. बिकॉज फॉर पीपल लाइक अस, और जब इतने यंग टैलेंटेड लोग आ रहे हैं जो एट एन अर्ली एज दे kind of get into what they want to do in life. And वो because if you want to like अब दुनिया इतनी मतलब तेज चल रही है because at the age of 18-20 you already are kind of like into the kind of work that you want to do. अगर कोई अब तो like people are vloggers and musicians and actors and making stuff online and there's so much digital stuff that you don't even need people, you just need your phone, right? And you know like your content needs to be good. तो वो I feel like कि वो लोग नहीं समझते, but it's so important कि teachers और principal आपको वो understand कर लें कि यार ये कर रहा है बच्चा. तो आई फील लाइक वो मेरी प्रिंसिपल इस तरह बहुत अच्छी थी. वो मुझे नोट्स भेजती थी. मेरी टीचर्स, सम ऑफ माई टीचर्स वर माई फ्रेंड्स एज वेल. सो दे वर रियली स्वीट. लास्ट नाइट पे उन्होंने मुझे पढ़ाया एग्ज़ाम से पहले. तो आई फील लाइक फॉर मी टू गेट थ्रू द डिग्री was had a lot to do with my teachers as well. Right. And they really helped me and I couldn't have done it without them. And so you graduated what year? Graduated took a few years. Right. Let's not go there. Took a few extra years. Right. Because I was doing in हुआ ये कि मैं हुआ ये कि I'll tell you. It's really funny. I'll tell you. I started my college. Right. I got into Coke Studio. ठीक है. College, and that's huge, right? Like that's huge, that especially at that time when it was Coke Studio season 5, right? So that was a peaking at the time, and I was a young kid who had just got out of school, and has been dreaming of doing music, has been going around with his brothers and every concert and like वो open करने की सोच रहा है, उनकी वीडियोस बना रहा है, तस्वीरें ले रहा है. मेरे पास यासिर के कॉन्सर्ट्स की वीडियोस हैं जब मैं स्टेज पे कैम कॉर्डर लेके ना वो सोनी का या वो फिर रहा हूँ यूँ करके ना, वो जो फ्लिप वाला होता था हर जगह, मैं बस ऑफिशियली बस स्टेज पे उनका मैनेजर बन के फिरता रहता था छोटा सा. सो उसके लिए एक ऐसी एज में ये हो जाना, टू बी ऑन कोक स्टूडियो एंड getting an email from them that you've been selected. That's just crazy. It was I'll tell you that I shared that moment with a friend, and I remember when that letter came, I opened that TCS letter or whatever it was. I'm sorry, मैं यहाँ पर थोड़ा break. What is the process? What happened? अच्छा, process कोई इतना कोई I feel like there's no set process for it. ठीक है. I'll tell you what happened for me. They scouted you. I'll tell you what for me. मैं हर साल कोक स्टूडियो सीजन 2 से 2 के बाद 3, 4, 5 जो भी मेरे गाने थे 2-3, मैं हर साल एक email I used to directly just send it to Rohil Hayat. अच्छा. And I would write an email to them and Coke Studio, and I would just be like, I would love an opportunity, and how उतनी कोई मतलब मसले भी होते होंगे, क्या मैं पता नहीं क्या लिख रहा था. अब if I look at that email now I laugh at it. But मैं उसमें अपने वही गाने डालता था, वही email लिखता था. I was like, I don't want you to pick me whatever जो भी, but just give me an opportunity and listen to the music that I'm making. Right. तो I feel like वो 2, 3, 4 साल मैंने emails लिखी. तीसरे साल I think वो email उनकी नज़रों के सामने से गुजरी. तो जब वो गुजरी आई थिंक ईमेल, तो I got a call back and they got in touch with me. They had sent me an email अच्छा on my Hotmail, and by that time I had stopped using Hotmail because नया Gmail आया था. Right. तो मैंने अपनी ईमेल ही नहीं चेक की यार, ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट, और मैंने अपनी ईमेल ही नहीं चेक की. एंड उसी साल उमेर भाई got also Kayas got big and they did Charkhan और Lakha. Right. So when he went for his first meeting, they said we've emailed, I think something like that happened. अब तो याद भी नहीं कि we've emailed him and he hasn't responded. तो मैं पागल हो रहा हूँ ना कि किधर है ईमेल वो. तो जब मैं अपना हॉटमेल खोलता हूँ, ईमेल पड़ी हुई है सामने यार, एंड आई एम लाइक व्हाट एम आई डूइंग. एनीवे सो इट वाज, आई मीन अगर उमेर भाई ना गए होते तो हाँ नहीं, फिर वो कॉल आ जाती, कुछ भी आ जाती. बट फॉर मी दैट वाज, आई फील लाइक दैट वाज सो लाइक फॉर अ यंग आर्टिस्ट इट वाज सो, इट वाज कुड हैव बीन अ मिस, कि उन्होंने मुझसे उन्हें रिस्पॉन्ड किया मुझे, और मैंने फिर उसका रिप्लाई नहीं किया, और मैं मतलब क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं जीमेल पे स्विच कर चुका हुआ था. तो वो एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
जब वो लेटर आया फिर प्रोसेस यही था ब्रो कि आई यूज्ड टू राइट टू देम एवरी ईयर एंड मैं अपने गाने भेजता रहता था and I think it just went through their whatever viewing process that they do and they just called me back. They maybe saw okay, it's a young kid who's doing music and they liked something. So तो जब वो पहला जब लेटर आया वाज विद अ फ्रेंड एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वो कितना इमोशनल मोमेंट था कि जब मैंने वो अपना TCS के खोला और मैंने लेटर पढ़ा पहला कि डियर जसवाल वी आर डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू, जिस तरह पूरा यूनिवर्सिटी मेरे लिए वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर था, ठीक है, बिकॉज एट दैट एज वैलिडेशन फॉर एवरीथिंग दैट यू डूइंग एसेंशियली, या एट दैट टाइम इट वाज. सो वो मुझे एक वो जो मैं इतना इमोशनल था, मैं रोने लग गया. मैं रोने लगा एंड आई जस्ट लुक्ड एट माय फ्रेंड, आई वाज लाइक आई हैव डन इट, यू नो, आई वाज लाइक आई हैव डन इट बिकॉज आई वाज यंग एंड तो मैंने कहा आई हैव डन इट. मैं रोना 5-10 मिनट, बहुत इमोशनल था. उसके बाद ऑब्वियसली मेरे जो प्रोड्यूसर हैं सरमद भाई, उनके पास मैं गया. आई काइंड ऑफ मेड अ छोटा सा मेडले जो मैंने भेजा, फिर उनको 2-3 ऑप्शंस चीज़ें भेजी कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ. एनीवे hugged my mom, my dad, cried, got emotional. फिर जब वो कॉलेज वापस जाना था ना तो मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे. ये मुझे लेटर आया होगा आई थिंक Jan-Feb में, ऑब्वियसली April में एग्ज़ाम्स होते हैं. मैंने उस साल एग्ज़ाम्स ही नहीं दिए ब्रो, मैं इतना एक्साइटेड था. मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं. मैंने कहा भाई अब तो जिंदगी बन गई है भाई बच्चे की, अब क्या पढ़ना है. तो ये मैं बता रहा हूँ कि डिग्री डिले क्यों हुई, क्योंकि वो एक्साइटमेंट, वो जो बचपना, वो जो वक्त था ना. लेकिन आई डोंट रिग्रेट इट बिकॉज आई एंजॉयड इट, राइट. यू ओनली लिव वंस, राइट. या एंड आई एंजॉयड इट. एंड वो क्या हुआ कि जब वो परफॉर्म किया, वो किया, रिकॉर्डिंग करके आया, बस खुश था. बस मैंने कहा बस अब पढ़ूंगा आराम से जब पढ़ना होगा. बट ऑब्वियसली विद माई फादर हु इज़ वेरी यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट फिनिशिंग कॉलेज, तो उनके वजह से आई फिनिश्ड कॉलेज इज़ वेल. उनकी बातों की वजह से और उनकी वो के डांट की वजह से कि भाई ऐसा कोई सीन ही नहीं है कि आप पढ़ाई ख़त्म जो चल रहा है लेफ्ट राइट, लेकिन करो लेकिन पढ़ाई कंप्लीट करनी है. एंड बट ये हुआ और वो फिर ऑब्वियसली वो डिग्री थोड़ी डिले होगी, बट आई गॉट थ्रू इट, ग्रेजुएटेड couple of years ago, went to the graduation, took my father because it was his, for him that was the validation, yeah. So it was very important for me for him to be there. तो मैं उनको लेके गया अपने साथ, उनको बिठाया, अपना उनका हाथ पकड़ के बैठा रहा ग्रेजुएशन पे. हमने तस्वीरें खिंचाई. ग्रेजुएट जब किया मैंने उनकी तरफ वेव किया, सब पूरी चीज़ें की. फिर पिक्चर जब वो ले ली, फिर वापस आकर उनके कमरे में उनके बेड के ऊपर लगा दिया है कि वो रोज़ देखें कि बच्चा ग्रेजुएट. बिकॉज फॉर देम ऑब्वियसली दे आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट देयर किड्स आर डूइंग एंड आई होप दे आर एंड आई होप दैट आई मेक देम प्राउड एवरी डे ऑफ माई लाइफ. बट उनके लिए सबसे बड़ी वैलिडेशन यही थी कि यू फिनिश स्कूल, यू फिनिश कॉलेज एंड यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन. जिस तरह पेरेंट्स होते हैं, दे वेरी केयरफुल अबाउट यू एंड दे वेरी केयरिंग एंड वो उनका अपना तरीका होता है. बट वो जो डिले था वो सी था, लेकिन वो हो गया. हाँ. Right, and so Coke Studio happened, and if I were to ask you throughout your career, and let's say the career span 16 years, 14 पे आपने बोला, हर इंसान की जो जनरली जो ज़ाहिर स्ट्रक्चर्ड जॉब्स वगैरह में होते हैं, उनका बड़ा स्टैंडर्डाइज्ड होता है. 2 साल ये करोगे फिर प्रमोशन हो जाएगी, 3 साल ये करोगे प्रमोशन हो जाएगी. हमारी फील्ड के अंदर इट्स अ लॉट ऑफ डेफिनेटली हार्ड वर्क, लक, अल्लाह ताला का करम एंड पेरेंट्स की दुआएं. एंड देन also for some people it's also like आप खुद कितना समझ रहे हो कि आप किधर पहुंच गए. It's also very relative. But what were in your opinion some of the major turning points that took you to the next level? So a lot of times होता क्या है कि हमने अपने गोल्स बनाए हुए होते हैं, क्योंकि हमें जाहिर है कि हम अपने आप को डाउट कर रहे होते हैं. So like Coke Studio is like for me the pinnacle of success. बिल्कुल. But then you reach Coke Studio and what's next now? And so what were some of those moments where you sort of blew up, where it became bigger than you'd imagined? I'm assuming definitely Coke Studio was one of them. But उसके अलावा what? यार I feel like वो जो अगर आप वो कह रहे हो ना bucket list kind of a thing, कि आप ज़िंदगी में सोचते हो कि ये चीज़ें आपने करनी है, what's the next step, कुछ अचीव कर लो तो फिर आप कहते हो अच्छा अब क्या है. तो वो I feel like there were a couple of times when I felt like अच्छा ये saturation point reach हो गया है, तो इससे आगे किधर जाना है. But I feel like for artists it's always just making more art. I feel like you never reach a point where you think that you want to be at. Meaning ke there's always some you're thriving and you're
you're always for more, you know, you're always dreaming for more. And for me, I feel like there's so many moments that I thought के अच्छा अब क्या करूँ, which would what you know, क्या मुझे excite करेगा अब, और you know, I think वो excite वाली चीज़ बड़ी important है ना, कि ठीक है आप you can like for example you're there, you're doing it, आपकी म्यूजिक आ रही है, आप हर 3 महीने बाद एक सिंगल निकाल रहे हैं, काम चल रहा है, but that isn't why a lot of people did what they did. They did it because they have fun and it becomes operational कभी कभार, तो आपको फिर सोचना होता है कि यार okay, I need to really sort of radically reinvent myself, or I need to really sort of go back to the roots. and see कि मैंने I feel like वो हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में या प्रोसेस में या जर्नी में वो डिफरेंट स्टेजेस पे आता है, यही पॉइंट. You know, someone who's already gone too commercial would be like, I would like to go back to my roots and, you know, start doing what I was doing earlier. Someone who's never experimented would be like, oh, I should try this, something new, whatever this is, and see what flavor this brings to my kind of work. Yeah, shake things up a little bit. Shake things up. And someone who's been doing the both of them, like, you know, mix and match कर रहा है, वो अपना भी कर रहा है लेकिन थोड़ा सा लोगों को भी खुश कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, तो वो कहेगा यार अच्छा अब मैं इस साइकिल से कैसे निकलूँ और अब कुछ तीसरी चीज़ क्या करूँ, यू नो. तो आई फील लाइक वो डिफरेंट स्टेजेस पे आता है लाइफ में. मेरे लिए a lot of those moments have happened, but a lot of those moments I feel like I'm yet to experience as well, because for me, maybe just, you know, I think for every musician, traveling the world and playing sold out shows, playing stadiums, you know, concerts तो आप play करते हो, but एक वो बात होती है playing stadiums, you know, have you played a stadium? आप कहते हो नहीं यार अभी तक तो नहीं play किया, you know, playing arenas, getting there, और सबसे ज़्यादा वही होता है, वो जो rush होता है ना, I think for musician, वो आप कह रहे हो ना excite क्या करता है, मुझे excite यही करता है, जो last year की वजह से जो मैं बता रहा था कि वो जो एक feeling आ गई थी, closed off हो गया था, वो यही था कि आपकी फैंस के साथ इंटरेक्शन ख़त्म जब हो जाए, या वो जो फ़ैन और आर्टिस्ट की एक स्टेज पे जो कोऑर्डिनेशन है, जो वो इंटरेक्शन है ना, वो आई फील लाइक इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग. यू गेट टू सी, आप एक नई जगह जाते हो यार. मतलब मुझे लोग कहते थे यार, कितनी दफ़ा लोगों ने पूछा यार सबसे ज़्यादा किधर मज़ा आया प्ले करने का, यू नो, सबसे एक्साइटिंग कौन सा, और मैं उनको बता ही नहीं सकता था कि मैं कहता यार हाँ मैंने सियालकोट में मुझे आया, उधर इतना मज़ा आया, लेकिन फिर मैंने गुजरांवाला नहीं यार, लेकिन मैं फिर मुल्तान गया. तो आप कहते हो कि यार, फिर आप एकदम से रुकते हो, लाइक वेट अ मिनट, यू नो, एंड आप कहते हो यार you're so grateful for the opportunity you're getting, कि आप हर दिन एक नए सेट ऑफ लोगों से दुनिया में मिल रहे हो जो अपनी ज़िंदगियों में बिजी हैं, बट वो उस रात आपको सुनने आए हुए हैं, एंड आप कितने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हो जस्ट बाय परफॉर्मिंग दैट वन नाइट, making those memories. और आई थिंक वही एक्साइटिंग है सबसे, कि ये ज़िंदगी तो चलो गुजर ही है, इट्स फ्लाइंग बाय, नॉट इवन गोइंग बाय, इट्स फ्लाइंग बाय. तो आई फील लाइक इन दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव, आप इतने लोगों के साथ कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐड कर दो, इतना इंटरेक्शन हो जाए, इतने एक्सपीरियंसेस हो जाए इतने ज़्यादा लोगों के साथ, एंड दैट टू through your work, which is supposed to be work, but you're really enjoying that process and communicating, and so many people are relating with you, and you're connecting with you, and you're touching them through your music, like you're touching their hearts, and आपकी शायरी या आपकी मेलोडीज़ उनके पे असर हो रहा है उनका, और वो जो कनेक्ट है. मैंने एक वो पोस्ट लगाई अपने गाने की, वही गाना तेरे बिन, आई जस्ट डिड अ लाइव वर्जन ऑफ इट, एंड मैंने वैसे ही गाया. तो मैंने कहा इफ़ यू हैव अ मेमोरी विद अ फ्रेंड ऑफ योर्स विद दिस सॉन्ग, बिकॉज आई नो दैट आई हैव, डू शेयर, राइट. इट्स सो हार्ट वार्मिंग. आई एम श्योर सारे म्यूजिशियंस के ऐसे कुछ ना कुछ गाने होते होंगे जो लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, बट हर एक ने अपनी स्कूल लाइफ का इतना अच्छा हार्ट वार्मिंग किस्म का कोई मोमेंट शेयर किया हुआ है. किसी ने लिखा हम क्लास में खड़े होके, टेबलों पे खड़े होके ये गाना गाते थे पूरी क्लास, और अपने सब दोस्तों को टैग किया हुआ याद है. फिर कोई कहता था हम कैंटीन में ये गाना गाते थे. फिर किसी ने कहा यार वो ड्राइव्स याद है जब हम मरी जाते थे बचपन में कज़न्स के साथ, तो वो अपने कज़न्स को भी टैग कर रहे थे, दोस्तों को भी टैग, यू नो. तो अब वो मैं चीज़ें पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये एक गाना है, लेकिन ये करोड़ों लोगों ने सुन लिया है. हर एक का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, एक डिफरेंट मेमोरी है, एक डिफरेंट याद है उसके साथ, एक डिफरेंट कनेक्ट है. तो वो एक्सपीरियंस फिर जो है वो मैं अगर ये इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग, और वो जब आप समझ जाओ ना कि यार ये ऐसा कर सकता है, एक अच्छी मेलोडी कितने लोगों के लिए कितने मोमेंट. अब मेरे लिए कोई एक दो गाने जो मैं सुनता हूँ, जिस तरह फॉर मी जॉन मेयर इज़ माई
person to go to when Like I'm spirit feeling animal, something. Yeah, जब मैं emotional होता हूँ या मैं I'm going through, I listen to his music, right? And मेरे इतने moments में ज़िंदगी में मैं अगर वो एक गाना सुन लूँ ना, it takes me back there. Yeah. I'm sure Yeah, you know for you 100%. कुछ गाने होंगे मेरे लिए ऐसे गाने कि मैं अभी भी मैच बॉक्स 20 का वो अनवेल सुनता हूँ ना तो मुझे 2008-9 याद आ जाता है. ठीक है ना. मैं अगर लाइफ हाउस का कोई गाना सुनता हूँ तो मुझे बचपन याद आ जाता है. बचपन भूला होता है. म्यूजिक फॉर मी लाइक म्यूजिक It just takes you back, यार. इट्स द गेटवे टू माय पास्ट essentially because बंदा So वैसे powerful. नहीं हो सकता कि अच्छा यार क्या था किस तरह था, बट सडनली म्यूजिक आती है और आपको वो सारे मोमेंट्स याद आ जाते हैं, आपको टाइम याद आ जाता है. अगेन वो इस्लामाबाद का we didn't have a lot. We had enough though. Whatever it was. Definitely enough. It was beautiful. Yeah. It was beautiful. Yeah. But not in a very, you know, we used to go out and you know ये कोई थीम पार्क था या ये था ये वो था. चंद दोस्त थे, छोटी हाँ. हम जो छोटे भाई थे, मेरे भी हम 4 भाई में सबसे छोटा हूँ, तो जनरली बड़े भाई होते थे, उनके दोस्त होते थे, आप और उन्हीं के साथ हैंग आउट करना है. You look up to them. उनके पीछे. मैं उमैर भाई के उमैर भी किसी इंटरव्यू में कंप्लेन करते, ये मेरे साथ बहुत क्लिंगी होता था बचपन में कि तो मैं वो उमैर भाई वाज मतलब मुझसे जो बड़े हैं वो हैं. तो मैं ऑब्वियसली जिधर वो जाता था, मैं जब छोटा था ना, आई जस्ट लाइक वॉक विद हिम, गो विद हिम, बिकॉज वही लोग थे, वही इंस्पिरेशंस थी, वही हमारी एस्पिरेशन, मतलब वही वी वर पीपल वी लुक अप टू. छोटी छोटी हमारी खुशियाँ होती थी, छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे दोस्तों के, छोटी छोटी जगह होती थी, रेस्टोरेंट होती थी, छोटी गैदरिंग्स होती थी, हर चीज़ क्वाइट सी. वो जिस तरह अभी सीजन्स नहीं आते वो थोड़े सबर्बियन लाइफ, नेटफ्लिक्स पे भी वो जो छोटे छोटे गांव होते हैं और वहाँ पे लोग रह रहे हैं, जिस तरह very non-capitalist, very sort of moments and memories, not about the money. पता है मैं अगर before I die, if I whenever I do, मैं कहता हूँ मैं अगर आंखें बंद करके एक अपना फ्लैशबैक सोचूंगा ना जिंदगी का, तो उसमें इस्लामाबाद, दिस सिटी विल play a huge part. Like मुझे ज़्यादा यादें इस पूरी जगह के experience and the way we've grown up and the way it has played a part in identifying the paths that we want to, you know, choose for our lives. For you, for me, I feel like the hills, the roads, the silence, the greenery, just the moments, the drives मौसम after the rain, you know, the weather, yeah, वो बारिश के बाद वाली drive, you know, तो वो हमारे growing up, I feel like it has this nostalgic kind of a value for most of us, yeah, and उसने बड़ा part play किया in making this whole experience what it is worth it. And मेरे लिए तो यार छोटी छोटी चीज़ें, मतलब मैं कोई पुराने दोस्त भी आते हैं तो कोई मैं कहता हूँ चलो मामाज आइसक्रीम खा लेते हैं, यू नो, लाइक फॉर मी स्टिल दैट्स व्हाट आई यू नो वुड लाइक द मोस्ट, और गो टू जस्ट हॉट स्पॉट और जस्ट वॉक इन अ पार्क और जस्ट यू नो हाइक अप मगला हिल्स, या फिर मगला रोड पे अर्ली मॉर्निंग की ड्राइव, या वो E7 में जाके यू नो आप मंकीज देख लें, या यू नो वो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने ग्रोइंग अप ये हमें एक्साइट करती थी, यू नो. थोड़ा सा मुझे I'm gonna switch things. Yeah. You जो आपका तेरे बिन, I feel like कि you know definitely Coke Studio के ऊपर तो it blew up, but I think it really blew up after the movie. Yeah. Right. How did that happen? Yeah, I feel like उस वक्त this was a time when चीज़ें हो रही थी, यहाँ से टैलेंट उधर जा रहा था, उधर मतलब कोलैबोरेशंस हो रही थी. 16-17 की बात है ये? हाँ 16 की बात है, 2016-17 की बात है, या 18-16 की बात है. तो आई थिंक उस वक्त कोलैबोरेशंस हो रही थी. they're all, I think Pakistani artists have always, musicians especially, have always made their mark. आतिफ असलम, मुस्तफ़ा जाहिद, अली अज़मत, मतलब कितने लोगों ने पहले भी किया. तो आई थिंक देर ऑलवेज ऑन अ लुकआउट एंड फील लाइक कि उनको जो गाना कोई इंटरनेट पे चल रहा हो, जो लोग वो ऑलरेडी देख रहे होते हैं. तो दे जस्ट गॉट इन टच विद मी, दे सेड वी लाइक दिस सॉन्ग, हमें चाहिए. मैंने कहा मैं सिर्फ अगर तब दूंगा अगर मैं ही गा रहा हूँगा. इस तरह की बैक एंड फोर्थ चीज़ें हुई, एंड वी डिड दैट सॉन्ग. बिकेम ऑब्वियसली इट वाज ऑलरेडी बिग, but then it became really big in that you know more bigger audience. उनका infrastructure, just the way that they sort of push things around. असल में वो इधर ये होता है ना कि आप गाना बनाते हो, फिर गाना की प्रमोशन भी खुद करते हो, फिर उसको पुश भी खुद करते हो, फिर दोस्तों को कहते हो यार अच्छा शेयर भी कर दो. कोई कर देता है, कोई नहीं करता. ठीक है. तो हमारी एटलीस्ट इन द यंगर डेज दैट्स हाउ इट वाज, टिल इवन 5 years ago.
बट ये होता है वही वाली बात आपका कि उनका जो आप एक गाना निकाल रहे हो उसकी प्रमोशन पुश एंड पुटिंग इट आउट देयर, that really works. But I think a lot of people are doing it here as well. But that works with big labels. Yeah. That happens when you're with a big label, or when your song is being released by a big label. So I feel like that's what we've lacked. बचपन में तो हम देखते थे ग्रोइंग अप, वो म्यूज़िक चैनल्स भी होते थे, द म्यूज़िक, आग, प्ले. मुझे तो याद है, मैं आई वाज टेलिंग अनुषे द अदर डे कि मैं कितनी दफ़ा कॉल करके गानों की रिक्वेस्ट करता था डीनो और अनुषे को. कितनी दफ़ा मैं जस्ट वांटेड टू बी हियर माय वॉइस. मम्मी को कहता था मेरी आवाज़ सुनना, फ़ोन पे हूँ मैं. और लैंडलाइन होती थी, उससे कॉल किया एंड वो फिर वो हमारा वो पूरा सिस्टम ही आउट हो गया. 1-2 रिकॉर्ड लेबल्स भी थे जो एल्बम्स आ रही थी. बिल्कुल. तो अब रिकॉर्ड लेबल नहीं है. was huge at the time. Aag had a record label. So many albums came out through that. But उसके बाद there was no proper label or a big what you may call like a लेबल ही कहेंगे उसको, या कंपनी कहेंगे, या म्यूज़िक प्लेटफॉर्म कहेंगे जो एक एल्बम को पुश कर रहा हो या आर्टिस्ट को इस तरह पुश कर रहा हो. तो आई फील लाइक अब जाके वो चीज़ें वापस थोड़ा आने लग गई हैं. ऑल्सो बिकॉज आई फील लाइक प्लेटफॉर्म्स लाइक स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब नाउ बिग इन पाकिस्तान आ भी गए. आई एम सो हैप्पी. तो उसकी वजह से आई फील लाइक कि लोगों को अब नज़र आ रहा है. एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट पीपल मेकिंग मनी एज वेल. सो व्हेन दे सी कि समथिंग्स क्लिकिंग, समथिंग्स गोइंग बिग, फिर दे स्टार्ट स्टेपिंग बैक इनटू. बट कोशिश तो लोग कब से कर रहे हैं यार कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गानों के राइट्स पे और लेबल्स पे और आर्टिस्ट को फ़ायदा हो, आर्टिस्ट को रेवेन्यू मिले. थोड़ा सा मुझे बताएं कि हुआ क्या. बिकॉज आई रिमेंबर 90s के अंदर वी हैड अ थ्राइविंग इंडस्ट्री. लाइक यू सेड, particularly अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो our artists were huge in India as well. And as a matter of fact, Indian म्यूजिक वाज जनरली ठीक है. वो अरिजीत सिंह, वो ज़्यादा वो था प्लेबैक. हाँ, प्लेबैक वाले जो थे वो पॉप इंडस्ट्री हमारी ज़्यादा थी. पॉप इंडस्ट्री या उस तरह से. फिर अर्ली 2000s में बैटल ऑफ द बैंड भी हुआ, ROEP भी निकले, फिर आतिफ असलम भी आया. बेस्ट टाइम फॉर म्यूजिक. हमारे जो वन आफ्टर द अदर इट वाज कमिंग. नूरी, EP, RO, like all these guys, like so many artists. And then 9/11 happens, terrorism wave आती है 2004-5 के बाद, particularly bombings वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं. कॉन्सर्ट्स ख़त्म हो जाते हैं. सडनली the entire music industry seems like it just doesn't exist anymore. And so from 2005 till I would say 2011-12 discovery virtually ख़त्म हो जाती है. और होता ये है कि वन हिट वंडर्स आपको इधर उधर थोड़े से मिलते हैं, या आपको कुछ बैंड्स वगैरह इधर से उधर मिलते हैं, बट nobody really sort of is able to make their mark on a national level. 2012 में YouTube प्रॉपरली आता है, बिलाल खान का बचाना आता है, एंड सडनली नाउ पीपल हैव होप्स कि शायद वी माइट बी एबल टू सी अ रिवाइवल, नॉन कोक स्टूडियो रिवाइवल. सो वी डिड सी कोक स्टूडियो डिड डू अ वेरी रियली गुड जॉब, बट अदर देन दैट देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग. फिर YouTube बैन हो गया तो फिर तो बिल्कुल ही खत्म. फिर 16 के बाद हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता ये वापस आना शुरू हुआ है, और पिछले 2-3 साल में तो इट्स जस्ट क्रेजी, इट्स लाइक अमेजिंग. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो प्लेटफॉर्म जो ये कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक वीवो है, क्या नाम है इसका, वेलो साउंड स्टेशन, कोक एंड ऑल ऑफ दीस, पेप्सी वगैरह का बैटल ऑफ द बैंड्स है, वो जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं. उसके अलावा इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत ज़्यादा उठ गई. Why do you think all of this happened? Like ये evolution इस तरीके से क्यों है? यार evolution तो obviously time के साथ चीज़ें बदलती हैं, but obviously हालात had to play a huge part in that, just like you mentioned. 2005 के बाद जब हालात ख़राब थे, कॉन्सर्ट्स रुक गए, चीज़ें रुक गई, कमर्शियल ख़त्म हो गया, म्यूज़िक चैनल्स गायब हो गए. आई फील लाइक कमर्शियल म्यूज़िक होना ख़त्म हो गया. आई थिंक इतनी अनसर्टनटी थी जब हम OA लेवल्स में थे, उस वक्त इतना एक खौफ होता था कि वो चीज़ें मुश्किल हो गई थी. तो उस वक्त ऑब्वियसली वो मैं कहता था कि पीपल हैव स्टॉप्ड एंजॉयिंग देयर लाइव्स, गोइंग आउट, एंजॉयिंग देयर लाइव्स. वो एक लास्ट ईयर जिस तरह का था ना, उसी तरह का एक टाइम था, अजीब सा. पर उसके बाद फिर जब वही बात है कि जब YouTube पे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आना शुरू हुई, फिर YouTube बैन हो गया. YouTube के अभी 2016 के बाद आई फील लाइक जो ये एक कम बैक हुआ है, वो भी कम बैक आर्टिस्ट, आई थिंक ऑल द वो क्रेडिट वही बात है ना, गोज टू द म्यूजिशियंस एंड द पीपल, द आर्टिस्ट देमसेल्व्स, जो वो खुद कर रहे हैं. लोग अपने फ़ोन्स पे ही चीज़ें रिकॉर्ड करके लगा रहे हैं, वो वायरल हो रही हैं.
गाने खुद ही बना रहे हैं, खुद ही एफर्ट कर रहे हैं। ऊपर तो इंस्टाग्राम के ऊपर पीपल आर गोइंग, वही मैं कह रहा हूँ ना, कोविड के टाइम पे भी लास्ट ईयर भी जितना आर्टिस्ट ब्रेक थ्रू है वो आर्टिस्ट वो है जो नेचुरली बहुत टैलेंटेड है और जिसने खुद मेहनत की है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उससे एक वो बैरियर तो चलो हट गया ना कि वी डोंट नीड एनीवन एनीमोर, कि अब डिजिटल एज इस पॉइंट पे पहुंच चुकी हुई है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, खुद कर रहे हो और डाल दिया, और थोड़ा सा लक भी ऑब्वियसली काम देती है थोड़ा बहुत, तो वो अगर आपके साथ है तो यू विल गेट समवेयर। बट आई फील लाइक जब हमने म्यूजिक स्टार्ट किया वो सच इट वाज द टफेस्ट टाइम, मोस्ट वो जो हार्डकोर मोड पे खेल रहे थे बैठे थे, मुश्किल टाइम था ब्रो, मुश्किल टाइम था 2012 वगैरह में, मुश्किल 13 में मुश्किल इसलिए था बिकॉज उससे पहले बहुत अच्छा टाइम ये लोग देख चुके थे। जब आतिफ असलम, नूरी, ये EP, ये वाला जो टाइम था ना व्हेन वी वर ग्रोइंग अप और हम पागल हो रहे थे इनका म्यूजिक सुन के, दैट वाज द बेस्ट टाइम, थ्राइव कर रहा था। मुझे याद है एक एक आर्टिस्ट के कॉर्पोरेट्स के साथ 20-20, 25-25 शोज बुक्ड थे एंड दे वर जस्ट मेकिंग देम ट्रैवल, और टूर बसेस बनी हुई थी उनके नामों के साथ, एवरीथिंग दैट वी ड्रीम ऑफ एंड सीन मूवीज, राइट, सब हो रहा था। बट हमारा टाइम बहुत टफ था, इट वाज वेरी हार्ड टू ब्रेक थ्रू एंड इट वाज वेरी हार्ड टू रियली बी हर्ड। अंडरग्राउंड सीन तो बहुत अच्छा था बिकॉज वो अंडरग्राउंड था, आपके दोस्त यार आपको जानते थे, स्कूल्स में लोग जानते थे, इर्द गिर्द के लोग जानते थे, बट जस्ट टू ब्रेक आउट ऑन अ नेशनल लेवल इट वाज वेरी हार्ड फॉर अ यंग म्यूजिशियन टू डू दैट। अब बहुत आसान है, अब आसान इसलिए भी है बिकॉज डिजिटल एज इतना आगे निकल चुकी है कि जो आपके फैंस हैं वो कनेक्ट भी ज़्यादा आपके साथ डिजिटल पे ही करते हैं। उस वक्त एक ऑर्किट होता था, उससे फिर फेसबुक पे आ गए, और फिर मुश्किलों से यूट्यूब होता था, लेकिन ऑर्किट एंड फेसबुक वर द थिंग। तो अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो आप ये नहीं सोचते कि आप गाना फेसबुक पे या वीडियो फेसबुक पे लगा दोगे, इस तरह नहीं कुछ। आपकी मोस्टली ये होता था कि यार गाना रेडियो पे चल जाए, गाना किसी म्यूज़िक चैनल पे चल जाए, किसी आपके टेलीविज़न पे किसी शो के बीच में चल जाए, तो उस वक्त आप सोचते नहीं थे ये चीज़ें। लेकिन उस वक्त फिर दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ एज वेल। आई फील लाइक उसके बाद जो अब टाइम आया है उसने म्यूजिशियंस को एंड आर्टिस्ट के लिए एक आई फील लाइक उनको फैसिलिटेट इस तरीके से किया है कि अब यू डोंट थिंक अबाउट दोज एक्स्ट्रा थिंग्स। मैं वो आपको बता रहा, ग्रोइंग अप हमारे लिए मुश्किल होता, हम सोचते थे यार आर्टिस्ट को ये भी करना है, ये भी करना है, गाना भी बनाना है, प्रमोट भी करना है। आई फील लाइक अब because everyone's on their phone, they're using their phones, they're making music at home, so they have the power to just make something, put it out there. If the world likes it, they like it. Process थोड़ा सा एक चेंज हो गया है, जा रही मार्केट के अंदर, कोई कुछ नहीं हो रहा, which is a good and a bad thing as well. I feel like वो एक CDs का, एक कैसेट्स का भी अपना चार्म होता था, अभी भी दिल चाहता है बंदे का कि यार वो CDs वाला एरा भी आए वापस, या कैसेट्स वाला। बहुत से इंटरनेशनल म्यूजिशियंस भी ये करते हैं, अभी कैसेट्स निकाल रहे हैं, अच्छा, जस्ट फॉर दैट नॉस्टैल्जिक फीलिंग, जस्ट फॉर दैट नॉस्टैल्जिक फीलिंग। वो अपनी एल्बम कैसेट पे भी निकाल रहे हैं और फैंस को दे रहे हैं, so that they go back to that cassette player. And अब तो विंटेज हो गया तो वो महंगा भी हो जाएगा, वो रेट्रो, वो वॉकमैन भी नहीं मिलेगा। बचपन में एक वॉकमैन होता था, वो सारी फैमिली सुनती थी, बारी बारी शिफ्ट होती थी, तो वो आई फील लाइक वो अब आसान उस तरह से तो हो गया है, बट इट्स जस्ट इट्स स्टिल सैड दैट दिस आर्टिस्ट स्टिल हैज़ टू, मतलब उसको कोई हेल्प करने के लिए उस तरह कोई लेबल नहीं है। मतलब इतना अच्छा म्यूज़िक आया है, लास्ट ईयर भी कितना अच्छा म्यूज़िक आया है, उससे पहले भी म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बट लास्ट ईयर कोविड के दौरान बहुत अच्छे आर्टिस्ट आए हैं, एंड मोस्टली आई थिंक उनने अपने आप को खुद ही डिस्कवर करवाया है, किसी ने उनको हेल्प नहीं की, अपने आप को खुद ही दे पुट देमसेल्व्स आउट देयर, एंड नो वन कैन स्टील दैट अवे फ्रॉम देम। बट आई स्टिल फील लाइक अभी भी वो जो आप कह रहे हो ना कम बैक, वो इस तरह कम बैक नहीं हुआ कि लोगों ने या एसोसिएशंस ने या प्लेटफॉर्म्स ने या चीज़ों ने हेल्प किया है। वो तो हमेशा से प्लेटफॉर्म्स थे, वो अपना अपना भी देख रहे होते हैं साथ साथ, और साथ आर्टिस्ट भी इंटीग्रेट हो जाता है तो वो भी कर रहा होता है, साथ साथ वो चल रहा होता है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑन वन एंड, बट वो जो एक पुश होता है, एक लेवल होता है, इंडस्ट्री होती है, वो नहीं है। ये सारा म्यूजिशियंस जो भी आ रहे हैं, ये खुद काम करके, खुद मेहनत करके का काम आप कर लेंगे, ठीक है। लाइक हसन रहीम है, ही स्टार्टेड न्यू, वो कर रहा है, मानू है, ये मानू हो गए, ये सारे करेंगे, बट एक पॉइंट तक करेंगे। इसके बाद इनकी कैपेबिलिटी ना, इनके उससे बाहर जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक इंसान की पर्टिकुलर सलाहियत होती है। उसके बाद आपको एक लेबल चाहिए जो कि आपको स्टार से सुपरस्टार बनाए एसेंशियली।
Do you think those labels exist in Pakistan? Anything of Bro, that अभी sort लेकिन जो चल रहा है, I feel like the way the world is going, obviously बाकी इंटरनेशनल आर्टिस्ट तो you're always hearing कि इस लेबल के साथ साइंड है, this guy is signed with, आप किसी का भी यूट्यूब पे गाना खोलोगे नीचे लिखा होगा कि this song is released by this label, you know, whatever, because वो भागते हैं. अच्छा आर्टिस्ट नजर आए, वो कहते हैं यार इसको साइन करो, फौरन साइन करो, लेट्स मेक हिम बिग, लेट्स मेक आवर ब्रांड बिगर, यू नो, विद दिस पर्सन. तो इधर आई फील लाइक जितना भी सब कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड आई फील लाइक मे बी इसमें भी वो एक्सेल करेंगे. यू नो, इफ देर रिलीजिंग देयर म्यूजिक इंडिपेंडेंटली, पुटिंग इट आउट देयर, एज लॉन्ग एज देर गेटिंग शोज, एज लॉन्ग एज देर कनेक्टिंग विद देयर फैंस, एज लॉन्ग एज देर रिलेटेबल, सब कुछ अच्छा चलेगा. बट या यू राइट इन अ वे कि a point comes when you need that certain push from an external wo as well, who helps you just curate or just put your stuff out there in a manner that it's internationally recognizable as well. The thing is कि देखें, होता पता है क्या है, होता ये है कि हर इंसान ना, खासकर यंग आर्टिस्ट, हर एक अक्रॉस इंडस्ट्रीज, इट्स नॉट जस्ट फॉर म्यूजिक, इट्स लाइक यूट्यूबर हो गया, यू नो, इलस्ट्रेटर हो गया. आप जब आएंगे ना तो आप अपनी ज़िंदगी में आपने बड़ी मेहनत करेंगे. बिफोर योर बिग ब्रेक यू विल पुट इन अ लॉट ऑफ आवर्स, एंड जनरली आप क्या करेंगे कि आप पूरी चीज़ को उस टाइम पे आप थोड़ी ड्राइव कम होती है, तो फिर आप चाहते हो कि जो लोग ये काम करते हैं वो करें. इनोवेटिव कर रहे होते हो, कुछ ये कर रहे होते हो, कुछ वो कर रहे होते हो. अच्छा, आप वो कर रहे हैं ना, आप उसकी सारी एफर्ट डालेंगे, आप जाके पहली दफ़ा जब रिलीज़ करेंगे तो यू विल राइज, राइट. आप न्यू हो, आप डिसरप्टिव हो, आप वो सारा कुछ हो. मसला ये है कि हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं है जो कि बस अप एंड अबव है. आता है, फिर ज़रा प्लाटू करता है, फिर वापस आता है, फिर प्लाटू करता है. लेबल्स आपको वो इंश्योरेंस पॉलिसी देती है. वो कहती हैं कि यार ठीक है, तुम आगे, यू एक्सट्रैक्टेड अ लॉट आउट ऑफ इट, नाउ यू वांट टू टेक अ ब्रेक फॉर अ ईयर, टेक इट. व्हेन यू कम बैक वी विल बी रेडी विद, एंड विल कीप यू रेलेवेंट. अब जिस दिन आर्टिस्ट चल रहा है ना, उस दिन आर्टिस्ट किंग है भाई. किसी को वो सबको सीन जोन करेगा, वो किंग है. जिस दिन वो आर्टिस्ट थोड़ा सा प्लाटू किया, आप पूरी इंडस्ट्री कह रही है भाई तूने उस तक रिप्लाई नहीं करना, देख तू किस तरह करते हैं. हालांकि वो, सो देयर इज दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग वेयर नाउ यू हैव टू ब्रेक इन अगेन, नाउ यू हैव टू डू दिस, डू दैट. लेबल आपको प्रोटेक्ट करता है. लेबल कहता है कि यू कैन डू यू फिगर आउट योर म्यूजिक, यू फिगर आउट द क्रिएटिविटी. होना ऐसी चाहिए मुझे, लाइक क्रिएटिव आर्टिस्ट, क्रिएटिव साइड देखनी चाहिए उसको देखना है कि यार मैंने बैठना है, मैंने गाना लिखना है, मैंने मेलोडी बनानी है, मैंने इस कॉम्पोजिशन पे काम करना है. दैट्स हिज जॉब, राइट. व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज के समवन, अ लेबल नीड्स टू कम एंड प्लान द एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर हिम. प्लान द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पैकेजिंग क्या होगी, एल्बम का आर्ट वर्क क्या होगा, प्री पोस्ट रिलीज क्या होगी, टिकटॉक वीडियोस के ऊपर क्या बनेगा. मैं आपको बताऊं, आई रिसेंटली नॉट दैट, यू राइट, वो नहीं है. वो वेरी सक्सेसफुल, वेरी ओल्ड बैंड इन पाकिस्तान, म्यूजिशियन पाकिस्तान. You know, their team reached out and they were like, hey, listen, like we want to have an understanding of how we can do a TikTok thing, because this young generation is really hard to reach out. And मैं आपको बता रहा हूँ, this is like very very successful, and you know, I get it, yeah. तो और मुझे दुख हुआ थोड़ा सा. I was like, सर आपको ये करने की जरूरत नहीं है, like आप किंग लोग हो यार. You should be able to make your music, you should be able to put that out there, and then there is someone whose job is doing that to figure out कि यार how do I make this and convert this into a Gen Z whatever is happening vibe. in the current world. Yeah, how do I convert that vibe? But वो करना पड़ रहा है, like आखिर में खुद करना पड़ रहा है आर्टिस्ट को. और वो you know, जब टाइम था, नहीं है, तो अब आपको जो ना you have to sort of keep yourself वो. तो उस सेंस में आई डिड सी व्हाट्स द नेम ऑफ दैट गाय, बारी किसके साथ है, मोमिना का, बिलाल. बिलाल की जो गाने आते हैं उसके पीछे कोई लेबल आता है, वो किसका आता है? वो उनका अपना ही है. So he started one, and he's releasing new artists as well, which is great. So more people need to step up, na? So do you think ये जो इस तरह के अब ये लोगों ने आके अपने लेबल्स बनाना शुरू कर दिए हैं, इस तरह कर दिया है? I think someone has to do it ना यार. और वो तो कर रहा है, तो that's amazing, because उसके प्लेटफॉर्म से 2-3 नए आर्टिस्ट भी रिलीज हुए हैं, and वो एफर्ट कर रहा है. But I feel like more people need to step in, because there's so much talent, man. चीज़ों की कमी है, टैलेंट की कमी नहीं है. लोग बहुत ज़्यादा हैं, और हमने लास्ट ईयर में तो मैंने ऐसा आर्टिस्ट, ऐसा टैलेंट देखा है कि I'm just like, where were you, you know? So yeah. Interesting. थोड़ा सा again, I'm going to we're at the 56-minute mark. I want to switch Time's this flown up. by. Yeah, I'm going to switch this up a little bit again. Yeah. Do you think as an Islamabadi, it's difficult for us to be able to go mainstream national?
I think, and I've seen a lot of people across different industries. मेरा इसमें जो मेरा hypothesis है वो ये है कि इस्लामाबाद क्योंकि सुकून है, क्योंकि standard of living है बेहतर, तो इस्लामाबाद innovates and इस्लामाबाद tends to be ahead of its time and is able to really sort of identify कि is able to play around with different things and create something innovative. Yeah. And then Karachi commercializes that. So they take what Islamabad has experimented and they perfect it and then they just sort of mass produce it. और ये मैंने across the board देखा है. चाहे आप acting वाले लड़के देख लें जो हमारे थे, प्ले सर्किट हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग था, थिएटर वहाँ से जो है आपका सब अब टीवी पे निकला, सब टीवी पे हैं. आपके म्यूजिशियन इस्लामाबाद से बहुत सारे निकले, साथ ही कराची से जो निकले, लेकिन कराची वालों का जो स्केल है वो वाज वेरी डिफरेंट. Lahore somewhere in the middle. You got the indie artist types, and then you got the commercial types as well. But with Islamabadis, across all talented artists that I have spoken to or I have had the pleasure of viewing, somehow they get stuck. Maybe it's the inherent burgerness that because of which हमारे से mass market connect नहीं कर पाती. Maybe it's the fact that we were too हमारा जो 90s था वो बॉन जोवी और मेटालिका और वो उस जोन में इतना ज़्यादा था कि हम शायद हम थोड़ा ज़्यादा बॉलीवुड होते तो मैस मार्केट. आई डोंट नो, व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? यार टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक ये एक डिबेट होती थी, एक टाइम था ये डिबेट होती थी और बड़ी रेलेवेंट डिबेट होती थी, बिकॉज हम इफ़ नथिंग एल्स हम उस इंडस्ट्री से दूर बहुत थे, डिस्टेंस वाइज भी. इस्लामाबाद में जब आप बैठे हुए हो तो आप वही जिस तरह हम थे ना, एक क्लोज्ड ऑफ एक छोटा सा शहर था, थोड़े से लोग थे, तो वी वुड नेवर रीच आउट कि हमें ये अपॉर्चुनिटी रियली चाहिए भी है. क्योंकि हम उसी में खुश में भी थे, हम लाइक थिएटर करते तो उसी में खुश भी थे, और ये डिबेट होती थी कि यार उधर वालों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और इधर नहीं मिलती. बट आई फील लाइक टाइम्स हैज चेंज्ड, स्पेशली ये डिजिटल की वजह से भी. आप जिधर भी दुनिया के कोने में बैठे हो आप अपना काम दिखा सकते हो. एंड ऑल्सो आई जस्ट फील लाइक बिकॉज अब इतना काम इस्लामाबाद भी आना शुरू हो गया है. इतने जो बड़े चैनल्स हैं या मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स हैं, they want to actually move away from Karachi and Lahore and come to Islamabad because they've seen that there's so much talent which is untapped coming out from Islamabad. And I feel like वो जो हम मिस आउट करे थे वो इसीलिए करे थे बिकॉज वो जो आप बात कर रहे हैं वो बात ही होती है, मुझे पता है क्योंकि अब बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग तो मुझे समझ आती है. बिकॉज जब काम आता है ना, वो कहते हैं काम जो ढूंढ रहे होते हैं लोग, वो कहते हैं यार कौन अवेलेबल है, कॉल पे कौन आ जाएगा, कौन अवेलेबल है और कौन इधर ही है. बिल्कुल. सो इट्स नॉट इवन मोस्टली लाइक कि कराची क्या है या इस्लाम, वो इट्स मोस्टली लाइक हु इज अराउंड, एंड व्हेन यू आर नॉट अराउंड यू आर मिसिंग आउट. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला सीन है. तो आई थिंक मैं इसको ऐसे देखता हूँ अब कि नाउ बिकॉज ऑफ द डिजिटल एज एवरीवनस एवरीवेयर. आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हो किसी को भी कहीं पे भी, और आप अपना इंडिपेंडेंटली अपने आप को पुश कर सकते हो. और पीपल आर रीचिंग आउट मोर नाउ, पीपल आर रिकग्नाइजिंग इस्लामाबाद मोर नाउ, talent from Islamabad more now. All the actors who are doing so well on television right now are mostly if not half of them, more than half of them are from Islamabad. We've seen them growing up doing theatre in Islamabad, and then they've moved there, and now they've moved back, and they keep going back and forth. That's what I do as well. So I think वही ग्लोबलाइजेशन जिस तरह भी बात करते हैं, तो ये अभी ये वो कंट्री के अंदर भी ऐसे वो हो गया हार्मनी, वो है कि क्या कहेंगे इसको, ग्लोकलाइजेशन, नेशनलाइजेशन, मतलब अब चीज़ें अब करीब हो गई हैं, मतलब शहर भी करीब हो गए इन अ वे कि अब वो डिस्टेंस नहीं रहा, वो बात नहीं रही कि यार कराची वाले आर्टिस्ट 50,000 रुपये का प्रोजेक्ट और 25,000 रुपये का प्लेन टिकट के अंदर ना वो स्केल बात सिर्फ बहुत बड़ा था. अब 5 लाख के प्रोजेक्ट में 25,000 का प्लेन टिकट, बात सिर्फ ये है. और वो आई थिंक अंडरस्टैंड भी ज़्यादा करते हैं कि अगर ये टैलेंट इधर है, इफ़ this is what we require, then we have to get this person there as well. And also वही मैं आपको बता रहा हूँ कि the biggest jump is, the biggest development is कि so much work is coming to our city now. अभी अगर आपको पता भी ना हो तो 4-5 ड्रामाज इस्लामाबाद में शूट हो रहे हैं. And वही बड़ी बात है इस्लामाबाद. अब मैं इतनी फनी बात है कि म्यूजिशियंस जितने आपके बड़े म्यूजिशियंस हैं
सबसे किसी से भी बात करो को यार आई वांट टू टेक अ ब्रेक, आई वांट टू राइट म्यूजिक, आई वांट टू कम टू इस्लामाबाद। हाँ, ये तो इवन यूट्यूबर्स भी यही कहते समझ रहे हैं हो कि यार हमने ना जरा महीने के लिए हम ब्रेक आ गए लेंगे, हैं यहाँ पर इस्लामाबाद आके रहना। तो वही बात करें कि आप जो बात कह रहे हो वो बिल्कुल उस तरह सही है कि आप वो भी आना चाह रहे हैं। तो आई फील लाइक वो रिकग्नाइज होगी है वो बात कि यार आपको भी वो कभी कभी आपको वो सुकून, वो ब्रेक, वो चीज़ चाहिए। बट इन अ वे जो आप कह रहे हो उसका दूसरा पहलू ये भी है कि कराची वाकई बहुत फास्ट पेस्ड है वर्क वाइज। आई हैव वर्क देयर एज वेल, माई ब्रदर हु इज़ अ डायरेक्टर इज़ ऑल्सो वर्क देयर। वो हमेशा मुझे, मैं जब म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहा होता हूँ उनके साथ मैंने काफ़ी किए हैं, तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि इस्लामाबाद में कर लें, तो वो हमेशा थोड़ा हेजिटेट करके फिर कहते हैं अच्छा नहीं कराची कर लेते हैं, लाहौर कर लेते हैं, बिकॉज वो कहते हैं क्योंकि काम करने का तरीका भी डिफरेंट है। कुछ लोग बहुत तेज़, क्योंकि उनको आदत है जल्दी जल्दी रैप अप करने की, तो वो एक अगर आपने तेज़ चीज़ करनी है क्योंकि आपका बजट लिमिटेड है, ठीक है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन हो, आप नहीं इतना कर सकते कि 2-3-4 दिन का शूट करो, हर एक्स्ट्रा 24 आवर्स आपके मतलब है कि आप यू आर आउट ऑफ अ बजट। तो वो अगर आपने तेज़ काम करना है तो यू नीड दैट काइंड ऑफ वाइब एज वेल। तो इधर थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा रिलैक्स्ड काम होता है, थोड़ा सा चिल्ड आउट है, बट आई फील लाइक एवरीवन नीड्स दैट आफ्टर अ लिटिल व्हाइल। सो आई फील लाइक अ मिक्स ऑफ दैट एंड दिस which everyone is I think aiming for right now as well, and I feel like a lot of artists have been recognized, a lot of I think अब रेकी भी ज़्यादा होती है इस्लामाबाद की, पहाड़ों में शूट हो रहा है, मरी में शूट हो रहा है, बनीगाला, चकशज़ाद, इस तरह की जगहों पे, जिस मेन इस्लामाबाद जो आपका सिटी है उसमें इतना शूट हो रहा है। तो आई फील लाइक वो एक ओवरऑल चेंज आया है एज एन आर्टिस्ट, एज रिक्रूटिंग आर्टिस्ट, as I feel like location for shoots, for making music, for just being creative. I feel like Islamabad is getting what it deserves now. It's getting that that kind of importance that it always had in our heads. हमें तो हमेशा से पता था कि ये जगह कितनी खास है, लेकिन अब सबको पता चल रहा है। Right. So which is nice to see. Yeah, 100%. We're at the 1 hour 4 minute mark, and I tried to sort of wrap it up in an hour. थोड़ा सा मैं वापस लाऊंगा आपको towards your album. What are we expecting in terms of the genre, in terms of the feel of it? यार so basically album इस साल जब मैंने स्टार्ट किया काम एल्बम पे, it was very tough for me to come back from last year and start writing again वैसे ही जिस तरह मैं पहले लिख रहा था. So I really had to sit down and reinvent, rediscover myself. I've moved away from in this album I've moved away from the conventional में जो आपके जो organic instruments होते हैं and moved towards electronic music. I've sat down with my producer and worked on these songs. पहली दफ़ा मैंने ज़्यादा चीज़ों में सबसे ज़्यादा अपने लिरिक्स में या कॉम्पोजिशन में या मेलोडीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान विदाउट एनी हेल्प भी मैं कॉन्सेंट्रेट करके किया है. बहुत ज़्यादा सोचा भी है कि इसकी मैंने साथ साथ सोचा कि पैकेजिंग कैसे करनी है, म्यूज़िक वीडियोस कैसे करनी है, आर्ट वर्क कैसा करना है, जो हम चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. But mostly for me, this album was, for me, music's always been, since day one, since when I started writing, it's mostly been about talking about love. Right. And if anything, that's the greatest thing in this world is love, for me especially. I'm a romantic. I like to think that I am. How your experience been with love? I've had my fair share of heartbreaks. Fair share. Taylor Swift level or not Taylor Swift level, bro. But I feel like that's kind of helped me in this process as well a lot. And I've really, for me, writing about love really kind of brings out my what I'm truly feeling, and that's what I did with this album as well. अभी मैंने नाम भी रखा हुआ है लेकिन I wouldn't announce the name yet, but what I was thinking with this album was just to talk about my journey with love, Right. how love, like everything else, brings the good and the bad. You have those great moments and you have those bad moments, and you tend to remember some and you tend to forget some, and some don't let you, like कुछ भुलाना चाहते हो लेकिन कुछ अपने आप को भुलाना नहीं देते, कुछ वाक़यात या मौके ऐसे भी होते हैं. तो वो sorry, would you think there are lyrics in there that
inherently stem from experiences of your life? Do you think there's Yeah, I mean, content there? if you're not writing whatever that you're doing, any art form, but if you're writing a song and you're not writing through your experiences, then I feel like It's hollow. the listener wouldn't Be able to connect with it, Yeah. and वो अपने experiences के साथ उसको relate नहीं कर सकेगा, because जिस तरह मैं और तुम हो मुजम्मिल, ठीक है ना, अभी हम कितनी बातें कर चुके हैं जो हम रिलेट कर सकते थे, क्योंकि हम एक टाइम पे बड़े हुए हैं. हम जैसे सही है. लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने वही चीज़ें फील की हैं और इसी वक्त पे बड़े हुए हैं. और मैं कभी कभी मैं कुछ देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो मैं बचपन में करता था. हाँ. तो वो मैं सिर्फ फील नहीं करता था. I'm sure a lot of people growing up they've felt the same. They've gone through the same kind of heartbreaks. They've been through the same roller coaster love life, or not, or they've had the same kind of memories. So it's very important that you write through your experiences and you write through your interactions. Obviously not exactly how it is, but you just take inspiration from it and you write about it or around it the way you want to. But the essence is that you write with a true heart. Write whenever you're writing, whatever you're feeling, you pen that down and you make sure that it's relatable. You don't मुश्किल ये भी हो रही थी लास्ट ईयर, जिस तरह I don't like to force lyrics. Yeah. I don't want to write something which is just there on a paper and it doesn't mean anything to me. I want to feel something about it. I want to enjoy it when अगर कल को मेरा fan या कोई listener आता है कहता है I love that song, I love when you said that line out, तो I want to be happy about the fact that यार ये इस बात के साथ connect कर गया. समझ आ गई इसको कि मैं क्या सोच से कर रहा था. इसको समझ आ गई है. जिस तरह मेरे गाने की लाइन थी, आखिरी लाइन थी जानवे की, के अब मुझे हर कोई कहता है कि जान मेरी थक गई है, दिल भी मेरा कहता है जान वाले नू जान दे. तो वो जान वाले नू जान दे, वो बार बार ये होता है. तो वो अगर किसी ने उससे कनेक्ट किया है तो वो गाना उधर आके ख़त्म होता है कि वो हेल्पलेस एक फीलिंग है उसकी, कि वो पूरी गाने में वो इंसान उसको कह रहा है जान वे, कि तू मेरी जान है. लेकिन वो एंड में जान वे वाला पार्ट जो है वो जान दे बन जाता है, बिकॉज इफ़ यू लव समवन इनफ यू लेट देम गो काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? एंड यूर जस्ट लाइक वो गाया भी मैंने ऐसी आई टुक अ बिग साई, इट्स अ रियली ओल्ड सॉन्ग व्हेयर ही इज लाइक जान मेरी थक गई है, दिल भी मेरा कहंदा ए जान ले नू जान दे, जान ले नू जान दे, जान दे, जान दे, जान दे. सो बेसिकली कि जिसने जाना है उसने जाना है, and you can't, I mean, what's meant to be is meant to be. What's meant to stay in your life will stay in your life. तो वो एक उसका वैसा एसेंस है. तो कोई अगर कनेक्ट करके मुझे आगे झप्पी डालता और कहता है यार वो मैंने वो सुना और मैं रोया, या फिर मैं अपने दोस्तों के साथ सुना, या फिर दैट्स रियली टेक्स मी बैक टू एन इमोशनल टाइम, तो वो एक बड़ी हार्ट वार्मिंग फीलिंग होती है फॉर एन आर्टिस्ट. तो आई फील लाइक हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू लिखने का मज़ा ही और है, उसकी फील ही और है, और उसका कनेक्ट ही फैंस के साथ या लिसनर के साथ कुछ और है, जिसकी वो कहते हैं ना कि what excites you, that excites you, that excites you when someone comes up to you and says that, 100%. Yeah. Zair, one last question. I asked this to all the guests. Yeah. You're 30. You're in Pakistan. It's 2021 right now. In 2050, you'll be 60, and hopefully you'll still be in Pakistan. Artists बिचारा है, जाता ही किधर. How do you see, based on what you know now, how do you see Pakistan? You've grown up in the 90s. We had a fairly good 90s. I liked Pakistan. It was nice, cute, and the and Jhandiyan. Yeah. 2000s weren't that good. Yeah. Even the 10s weren't, to be honest, the best. Yeah. But how things have evolved, you've seen it around you. How, in your opinion, will Pakistan be 30 years from now in 2050? Yeah, I'm an optimist. I would love to see, and I hope that Pakistan's thriving. And बचपन में जो हम वही आप जो कर रहे हो ना, झंडियाँ और दिए, और वो जब उस वक्त जो हमारे एस्पिरेशंस और चीज़ें होती थी ना, ख्वाब होते थे कि पाकिस्तान ऐसे होगा, और I feel like we've achieved all of that, and by that time, and I hope that we're a happy, more content, chilled out, sukoon में
और काइंड ऑफ कंट्री बाय देन, टेंशन फ्री। बस मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों को टेंशन ना हो यार, रिलैक्सड हो, चिल्ड आउट हो, सुकून में हो, सुकून जैसे हो, सुकून में हो, खुश हो, हमारे लोग खुश हो, मुल्क हमारा थ्राइव कर रहा हो, और हम तो इधर ही हैं यार सर्व करने के लिए। आई डोंट थिंक आई एम गोइंग एनीवेयर, सो आई विल स्टिल बी ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, माई कंट्री प्राउड, and I hope that so are you, and 100%. So is everyone else who's watching this. 100%. Yeah. Thank you so much, Uzair, for all the insight. Thank you. Wish you all the very best. I'm looking forward to that album. Thank Estimated you. timeline agar yeah, this year, before this year ends, so probably around December से पहले हम expect कर रहे हैं. I'll hold you to that. आ रही है, और आपको मैं special copy भेज रहा हूँ. 100%. Thank you so much for taking the time out and for sharing all the insight. I wish you all the very best for this new album. Thank you. You know, if you guys, अभी तो it's time, but do check it out once it's out. Thank you so much for listening. अगर आपको एपिसोड पसंद आई, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, जरूर हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. फेसबुक वाली टीवी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दी गई लिंक के ऊपर, जहाँ पर डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह शेयर करते हैं. सो यू कैन जॉइन दैट कम्युनिटी. इसी के साथ साथ हमारी नई पॉडकास्ट स्टार्ट हुई है, द पाकिस्तान पिवट, वे वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, रीजनल पॉलिटिक्स. वी टॉक टू डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. मोस्ट रिसेंटली हमारी जो एपिसोड लाइव होगी मोस्ट लाइकली, इट्स विद Hamad Azhar. He's the Minister of Energy. And we talk about LNG, gas, all of those things. The link is down below and appearing somewhere as well. So आप वो भी देख सकते हैं. इसी के साथ साथ Jazz Cash Easy पैसा यहाँ पे appear हो रहा है. So if you'd like to support the channel, we accept anything from $1 to as much as you'd like. It's a thought that counts. इसी के साथ साथ उज़ैर भाई की कोई बात आपको अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, किसी चीज़ से आप डिसएग्री करते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताएं, कैंसिल ना करें ट्विटर पे जाकर. इसी के साथ साथ जो है, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. Thank you so much for watching. You were watching Hot Bearing Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.